हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक हमने 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आज एक नया लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डेरिवेशंस ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है हरीश कुमार एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर्स। तो आए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आए स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये एटम ड्रा किया है। अब ये डिफरेंट ऑर्बिट हैं जिसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 असाइन करेंगे। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? दैट इज़ 1। ओके, तो ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो इसके लिए n की वैल्यू जो होती है दैट इज सेकेंड। और ये थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 3। ये फोर्थ ऑर्बिट, n की वैल्यू 4 और ये n इज फिफ्थ। ठीक है, आज हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? हमें रेडियस फाइंड करना है। न्यूक्लियस से लेकर इस ऑर्बिट तक का ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं हम रेडियस। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट का है तो इसलिए दैट इज r1। ठीक, इसी तरीके से अगर न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस हम आपसे पूछें तो वो हमारे पास हो जाएगा r2। ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस दैट इज r3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से न्यूक्लियस से फोर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस दैट इज r4 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा r4। इसी तरीके से न्यूक्लियस से फिफ्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस दैट इज r5। ये रेडियस, डिफरेंट ऑर्बिट के रेडियस हमें आज कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेरिवेशन का पोर्शन है और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे जिसके मैं आपको आंसर करूँगा। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। हमें पता है चार्ज जिसे हम ई से करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की किसी न किसी स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एम क्या है स्टूडेंट्स? तो हम कहेंगे सर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? तो हमें पता है 9.1110 पावर -31 kg। दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है यहाँ पर? दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, और ये किसी ना किसी स्पीड से यानी कि मूव कर रहा होगा। तो स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की, मोस्टली एवरेज ले रहा हूँ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.018 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, या इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर दो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं। एक को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वाइल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसके ऊपर टू फोर्सेस एक्ट कर रही होंगे। टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। ठीक है, अब वो दो फोर्सेस कौन सी है स्टूडेंट्स? एक है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल
और दूसरी फोर्स है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दो फोर्सेस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्री वर्ड निकला हुआ है सेंट्रम में से, सेंट्रम, और इस सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर, सेंटर। और पिटल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हमने फ्लावर के अंदर पार्ट पढ़ा होगा पिटल, उस पिटल पार्ट है जिसे पेटल्स कहते हैं, वो उसका काम क्या है? उसका काम है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ अट्रैक्शन करना। तो यहाँ पर ये पिटल वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, पिटल वर्ड का मतलब क्या है? अट्रैक्शन, यानी कि ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे सेंटर की तरफ, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्री तो आ गया हमारे पास सेंटर, और फ्यूगल, फ्यूगल वर्ड कहते हैं अवे, अवे फ्रॉम। ठीक है, अवे फ्रॉम, ऐसी फोर्स जो दूर कर दे, अवे कर दे, कहाँ से? ऑब्जेक्ट को सेंटर से। एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ लेके आए, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरी फोर्स जो सेंटर से दूर करने की कोशिश करे, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, तभी वो ऑब्जेक्ट सर्किल के अंदर रिवॉल्व करेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल के अंदर रिवॉल्व करता है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, इक्वल होगी तभी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी? ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर लेके जाएगी। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी? दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से हो रही है स्टूडेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब जैसे स्टूडेंट्स देखें, सूरज के गिर्द अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है, तो सूरज और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एज अ सेंट्रीपिटल का काम कर रही होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज को हम स्टूडेंट्स ई से कहते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ZE प्लस, E प्लस यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, ZE प्लस यानी कि टोटल प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये टोटल चार्ज हो जाएगी उन प्रोटॉन्स की, जिसे हम कहते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो ZE प्लस और E नेगेटिव, इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है। तो हम ऐसा कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज provided by electrostatic force of attraction between electron and न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हम पढ़ के आए हैं कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ के अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट की गई है।
ठीक है। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सर बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू दी Coulomb's law, that's electrostatic force of attraction that equal to Q1 Q2 upon आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर हमारे पास Q1 कौन सी चार्ज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास Q1 इलेक्ट्रॉन है, और Q2 कौन सी चार्ज है, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर। तो Q1 के बदले हम यहाँ पर लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन, और Q2 के बदले हम यहाँ पर लिख लेंगे स्टूडेंट ZE, ठीक है, ZE प्लस और E नेगेटिव। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम कह रहे हैं दैट इक्वल टू E इंटू ZE नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और नीचे हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर कूलम कांस्टेंट भी आता है K, सॉरी K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम कूलम कांस्टेंट लिखेंगे K, और दैट इज़ आर स्क्वायर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो जाएगा, K और E नेगेटिव और ZE पॉजिटिव। अब देखें स्टूडेंट्स, E और ये जस्ट चार्ज अपोजिट है, मगर वैसे मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होता है। तो हम इसी फार्मूले को रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट प्रोवाइड बाय फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज इक्वल टू K इंटू ZE स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये K क्या है, इसे कूलम कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ के आए। दिस इज अ K क्या है हमारे पास, दैट K इज नॉन एज कूलम कांस्टेंट, इसको कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी है स्टूडेंट दैट K इक्वल टू, मैं इस तरफ ही लिखूंगा कि दैट K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K की वैल्यू है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, दैट एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के या फिर फ्री स्पेस वैक्यूम, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर जूल इंटू मीटर। ठीक है, ये परमिटिविटी। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक K की अगर वैल्यू रखें यहाँ पर हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वाइल रिवॉल्विंग, ठीक है स्टूडेंट्स, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, while revolving in a circular orbit, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन, इनकी अपोजिट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर ही है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, या फिर आप डायरेक्ट इसको, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये नेगेटिव साइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की होती है। तो हमें यहाँ से ये रिमूव करना होगा स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें, अब हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट हमारे पास, दैट इज mv स्क्वायर और r, और दैट सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर और
आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास ये आर और ये आर कैंसल। ठीक है, तो फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से एम वी स्क्वायर और बराबर दैट इज़ स्टूडेंट मैं इसको बड़ा करके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ जेड ई स्क्वायर और ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। अब इस आर का अगर मैं यहाँ से फार्मूला बनाऊँ रेडियस का, तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये चीज़ इस तरफ जाएगी तो डिवाइड करेगी नीचे, ये सारी डिवाइड कर रही हैं, तो हमारे पास हो जाएगा जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एम वी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा स्टूडेंट। देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये z नंबर ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पाई एप्सिलॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ अ कांस्टेंट, ये सारी कांस्टेंट है। आप देखें यहाँ से रेडियस और वेलोसिटी का या रेडियस और स्पीड का आपस में रिलेशन, ये चीज़ें सारी कांस्टेंट हो गई, इसको आप साइड कर दें। और यहाँ से एक रिलेशन आता है आर इज़ इनवर्स टू वी स्क्वायर, यानी कि रेडियस जो है वेलोसिटी से इनवर्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस कम होगा, अगर किसी ऑर्बिट का रेडियस कम है तो उसकी स्पीड, इसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस है, रेडियस कम है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है एज कंपेयर टू दी अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस। यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर रेडियस कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट्स अब देखें स्टूडेंट्स, लास्ट बोहर का हमने एटॉमिक मॉडल किया था, उसके अंदर फोर्थ पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया था। इसको आप इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स 1 तस्वर करें। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने फोर्थ पोस्टुलेट कहा था कि एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर दैट इक्वल टू NH/2 पाई होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से v का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला बनाऊँ, तो हमारे पास ये बन जाएगा NH/2 पाई mr। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें v स्क्वायर चाहिए, तो क्या हम बोथ साइड v स्क्वायर कर लें तो इजी हो जाएगा हमारे पास। तो हम बोथ साइड v स्क्वायर, फिर इसका n स्क्वायर करना पड़ेगा, h स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, और ये पाई स्क्वायर, m स्क्वायर और r स्क्वायर, तो ये हमारे पास v स्क्वायर। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, तो इस वाले फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से r बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट इज़ m, और v स्क्वायर के बदले ये वाली वैल्यू लिख देंगे, दैट इज़ n स्क्वायर h स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और स्टूडेंट्स r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। जरा हम इसको रीअरेंज करके इस तरफ लिख लें, तो हमारे पास रेडियस का कुछ इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा, दैट इज़ कि जेड ई स्क्वायर और ये ऊपर आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और स्टूडेंट दैट इज़ r स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बचा? दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और n स्क्वायर और स्टूडेंट h स्क्वायर। अब यहाँ से जो चीज़ें कट रही हैं उसको हम काट देंगे। अब जैसे 4 और 4 कैंसिल, पाई और ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये m और ये m का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये r 1 टाइम और ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है,
तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन कैसे बची, 1 बराबर जेड स्क्वायर और पाई एम आर और अपान में क्या बचा नीचे एन स्क्वायर और एच। ठीक है, अब हमें रेडियस का फार्मूला बनाना है। देखें स्टूडेंट्स, अब रेडियस को हम जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये जो भी टर्म है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है तो इस तरफ जाकर डिवाइड कर देगी, तो हमारे पास रेडियस का जो फार्मूला बन जाएगा और ये ऊपर आ जाएगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे ये एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी। दैट इज़ यहाँ पर सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी बचा है ना हमारे पास एप्सिलॉन नॉट भी है, तो एन स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ जाएगा। तो जेड ई स्क्वायर पर क्या बच रहा है, जेड ई स्क्वायर और ये, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर एक अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम, दो एटम, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है आर एच जिसे हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट, और हीलियम एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जिसे मैं एच ई के नाम से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन एटम का रेडियस ज़्यादा है कि हीलियम एटम का रेडियस ज़्यादा है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ज़्यादा होगा कि हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ज़्यादा होगा, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको यहाँ से इस इक्वेशन से मिलेगा। देखिए यहाँ पर रेडियस जो है दैट इज़ इनवर्स विथ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो रेडियस उसका क्या होगा, कम। हमें पता है कि हीलियम के पास, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि हीलियम के पास प्रोटॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पर हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन है तो Z की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का Z कम है तो इसकी रेडियस ज़्यादा होगा, यहाँ पर Z इसका ज़्यादा है तो रेडियस क्या होगा कम, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ हीलियम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक नंबर कम होगा तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैं हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, तो अब इस इक्वेशन को हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे। तो ये रेडियस का हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो चुका है, दैट इज़ आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और जेड ई स्क्वायर एम और पाई। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए अगर लिखें तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, एटॉमिक नंबर 1, तो फॉर हाइड्रोजन एटम तो रेडियस का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और दैट इज़ 1, Z की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ई स्क्वायर और एम और पाई। ठीक, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये H प्लांक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई, ये सारे कांस्टेंट हैं। अगर मैं यहाँ पर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ई पावर 4 एम और पाई, ये सारे हमारे पास स्टूडेंट कांस्टेंट, इन कांस्टेंट की वैल्यू मैं रखूँ, ठीक है, तो इन सारे ये कांस्टेंट है तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे। तो H की जो वैल्यू हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट पता है हमें 6.625, हर बार होगा 6 भी लिखते हैं, 10 पावर -34 जूल सेकेंड, और एप्सिलॉन नॉट अभी बताया आपको, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दैट इज़ 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलम इंटू जूल मीटर, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम
इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1.1110 पावर माइनस 31 kg, और पाई की वैल्यू दैट इज़ 3.142। ठीक है, तो ये पाई। अब ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो टर्म आती है दैट इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉन, 0.529 एंगस्ट्रॉन। या फिर आप स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर में अगर करना चाहें तो 0.259 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, ये मीटर के अंदर। और इसी वैल्यू को हम कहते हैं, इसी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं ए नॉट से, ए नॉट यानी कि बोहर रेडियस, दैट इज़ अ बोहर ए नॉट, बोहर रेडियस। ठीक है, तो इस सारे कांस्टेंट की वजह हम क्या लिख लेंगे, बोहर रेडियस। तो आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा दैट इज एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए नॉट, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए नॉट। ए नॉट क्या है स्टूडेंट्स, बोहर रेडियस। तो हमारे पास रेडियस का फार्मूला आ गया दैट इज, बोहर रेडियस की अगर वैल्यू लिखूँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें nth ऑर्बिट चाहिए तो nth ऑर्बिट के लिए हम क्या करेंगे, 0.529 एंगस्ट्रॉन और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोई सा भी ऑर्बिट हो उसका स्क्वायर लेके। फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई, सेकंड ऑर्बिट है तो सेकंड ऑर्बिट का स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट देखें किस तरीके से आते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सपोज करें कि ये न्यूक्लियस है और दैट इज़ अ फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ और ये हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये ऑर्बिट्स है। इसके लिए एन की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट के एन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू एन इक्वल टू 3 एंड 4 के लिए एन की वैल्यू 4 और यहाँ पर ये 5। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिट का अगर हमें रेडियस फाइंड करना है न्यूक्लियस से, ये वाला डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं R1, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास R3, इसी तरीके से स्टूडेंट्स R4 और दैट इज़ R5। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं nth ऑर्बिट के। ये हमारे पास nth ऑर्बिट का फार्मूला आ गया है, तो इस फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास nth ऑर्बिट Rn बराबर है दैट इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉन और मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। अगर हमने R1 फाइंड करना है तो R1 फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, तो हम क्या करेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉन और फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, सेम ही, यानी कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है हमारे पास 0.29 एंगस्ट्रॉन, दैट इज़ अ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड ऑर्बिट का, तो इसीलिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 और 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स दैट इज़ 2.11 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट का अगर हम फाइंड करें तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉन और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4.75 आई थिंक एंगस्ट्रॉन, इतनी आएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स R4 करें 0.529 एंगस्ट्रॉन और 4 का यहाँ पर क्या लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 8.8
8.4 समथिंग आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना। इसी तरीके से R5 का अगर हम करें तो 0.529 एंगस्ट्रॉन, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 13.22 एंगस्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज़ अ फिफ्थ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये इस तरीके से हम यानी कि हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिट है उनका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करवाना चाहूँगा आपको, ये पॉइंट नोट कर लें कि अब देखें स्टूडेंट, जब हम एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से अगर हम अवे जा रहे हैं, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इन हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट की अगर हम बात करें, एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इन हायर ऑर्बिट, द डिस्टेंस गैप between adjacent orbit, डिस्टेंस गैप बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट, एडजेसेंट ऑर्बिट जो नज़दीक वाला जो ऑर्बिट है, तो उनका जो डिस्टेंस गैप है वो क्या होता जाएगा, दैट एडजेसेंट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस गैप है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एज हम यानी कि हायर ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो दो ऑर्बिट का जो एडजेसेंट गैप होगा वो बढ़ता जाएगा। अब जैसे हमारे पास दो ऑर्बिट है लोअर के, R1 और R2, इनका जो डिस्टेंस का जो गैप है उसको अगर हम कंपेयर करें R2 और R3 डिस्टेंस के गैप से, तो R2 और R3 का ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हायर ऑर्बिट का अगर हम कंपेयर करें तो उनका गैप उससे भी ज़्यादा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऑर्बिट इज़ नॉट इक्वली स्पेस्ड, ऑर्बिट इज़ नॉट इक्वली स्पेस्ड, ऑर्बिट की इक्वल स्पेस नहीं है, ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, यानी कि अगर आप गैप लेना चाहें R2 और R1 ऑर्बिट का, ठीक है, या फिर आप गैप डिस्टेंस ले लें R3 और R2 ऑर्बिट का, या फिर R4 और R3 का। ठीक है, ये लोअर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जो गैप डिस्टेंस आएगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इनके गैप डिस्टेंस से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि गैप डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट गैप डिस्टेंस क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ऑर्बिट की इक्वल स्पेस्ड नहीं है। फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा इनका गैप डिस्टेंस ये है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट जो होंगे इनका जो गैप डिस्टेंस इतना आ जाएगा, और बढ़ेंगे तो इसका गैप डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। तो ऑर्बिट की जो गैप डिस्टेंस है तो वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 8, दैट इज़ अबाउट द डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट।